सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। फाइनली बीपीएससी का क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो से हम लोग बीपीएससी के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, वो है कंप्लीट सिलेबस को ब्रेक डाउन किया गया। वो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा कि कैसे तैयारी करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या होता है, कैसे करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है, ये सब सारा चीज़। ओके तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है बिहार जीके से रिलेटेड। और बिहार जीके से रिलेटेड एक बुक सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो है बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद सर का लिखा हुआ जो भी है ना, वो बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप चुपचाप से उसको बुक को रीड कीजिए और उसी से हम टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ निकाल कर और यहाँ पर हम टाइप करवा कर यहाँ पर रखे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप वो वाला बुक भी पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर हम आपको समझाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो एकदम जो कि होता है ना, जो समरी फॉर्मेट में पॉइंट वाइज हम सब कुछ कर दिए। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना बिहार एक परिचय। ये लेक्चर नंबर 1 हो जाएगा। बिहार जीके से रिलेटेड पूरा का पूरा बिहार को पढ़ेंगे। अब बिहार को पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सा मैप तो पढ़ लेना पड़ेगा भाई। तो बिहार मैप में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अब जैसे जब मैपिंग में घुसेगा ना तो हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ समझेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, बिहार का हम लोग मैप देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही है, ठीक है ना, बिहार का जो ओवरऑल नक्शा जो है, ठीक है। हमारा जो ईस्ट है वो वेस्ट बंगाल से है, जो वेस्ट है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, और ये जो है हमारा जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो है वो नेपाल से सटा हुआ है, और जो साउथ है वो झारखंड से सटा हुआ है। ये एक तरीके का लैंड लॉक्ड एरिया है, मतलब चारों तरफ क्या है, ज़मीन ही है, लैंड लॉक्ड एरिया बोल सकते हैं। ओके ये सब जो आपको बीच में दिख रहा होगा अलग अलग कलर में, वो सब सारा का सारा मतलब उसका डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, और वो सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारा नाम है। जब हम लोग डिटेल मैप में देखेंगे तो हम लोग उसमें चलेंगे। ओके चलिए, अब बिहार के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को इतिहास जानना पड़ेगा, बिहार का क्या है। तो बिहार का इतिहास हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही, जो कि आपको बुक में भी मिल जाएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बात मानिए, वो बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो वो ज़रूर आप पढ़िएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इतिहास की परिभाषा। इतिहास क्या होता है, एक्चुअली इतिहास क्या है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों कर दिए, ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए आसान हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इतिहास की परिभाषा क्या है, तो अतीत की घटनाओं का प्रामाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। मतलब अतीत से रिलेटेड जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, पास्ट में जाकर जो कुछ भी देखते हैं, जो ऑथेंटिक है एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑथेंटिक करने का मतलब जेन्युइन है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो इतिहास कहलाता है। इतिहास हो गया, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, हिस्ट्री इज एन ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। इतिहास के स्रोत के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। डिटेल में भी देखेंगे, फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। ये एक तरीके का इंट्रोडक्टरी हो जाएगा, चैप्टर 1 है ये। ओके आपके पास अगर बुक है तो आप उससे देख सकते हैं। तो इतिहास के स्रोत में क्या क्या आ जाता है, तो लिखित रचनाएं, जिसको हम लोग साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, है ना, लिटरेरी सोर्सेस। उत्खनन से प्राप्त सामग्री हो गया पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, है ना, एक्सकैवेशन, यानी कि जो जमीन उमीन खोद के निकालते हैं उसमें से कुछ मिलता है, तो वो चीज़ हो गया उत्खनन से प्राप्त सामग्री, दैट इज पुरातात्विक स्रोत और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इनमें किंवदंतियाँ, धार्मिक ग्रंथ, लोक कथाएं आदि भी शामिल हैं। किंवदंतियाँ हो गया, फिर धार्मिक ग्रंथ हो गया, लोक कथाएं हो गया, ये सब सारा चीज़ शामिल होता है, लेकिन इनकी उपयोगिता सीमित है क्योंकि इनकी पुष्टि कठिन है। अब देखो बोला क्या गया है ना, कि इसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो कम है, क्योंकि एक तरीके से बोल सकते हैं इसका जो प्रूवन जो है ना, ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं हुआ अच्छे तरीके से, है ना, पूरा का पूरा। तो इसलिए कहा गया है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लेजेंड्स हो गया, रिलीजियस टेक्स्ट हो गया, फोक टेल्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड, बट देयर यूटिलिटी इज लिमिटेड एज देयर कन्फर्मेशन इज डिफिकल्ट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मानते हैं।
तो भारतीय इतिहास का महत्व भारत के प्रमुख भागों में इतिहास कई सहस्त्राब्दियों में अग्रणी है। कहने का मतलब अगर इंडियन हिस्ट्री में देखें, बिहार का हिस्ट्री तो है ही, लेकिन अगर इंडियन हिस्ट्री भी देखें तो वो बहुत ही मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोमिनेंट है, एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो। अब हम लोग इंडिया में हैं तो इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा बहुत देखेंगे, और बिहार से रिलेटेड पढ़ रहे तो बिहार भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर भारतीय इतिहास का आरंभ, अगर स्टार्टिंग देखा जाए, बिगिनिंग देखा जाए, तो भारतीय इतिहास की निरंतरता लगभग 5 सहस्त्राब्दियों पर फैली हुई है, और इसका पूर्व ऐतिहासिक चरण 1 लाख ईसा पूर्व तक कहा जाता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसका जो पूर्व ऐतिहासिक चरण है, ऐतिहासिक चरण मतलब क्या बोल सकते हैं उसका, प्री हिस्टोरिक फेज जो है वो कितना है, वो 1 लाख ईसा पूर्व का है, 1 लाख BCE। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक स्थल, अगर प्लेसेस का बात किया जाए, साइट्स का बात किया जाए तो बहुत सारा है। इस लंबी अवधि में, यानी कि पूरा 1 लाख साल, सोच रहे हो, इस लंबी अवधि में बिहार के ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक स्थल बिखरे पड़े। मतलब बिहार में ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का कुछ सोर्सेस नहीं है, बहुत हिस्ट्री का सोर्सेस है। आप राजगीर देख लो, आप नालंदा देख लो, ये सब सारा चीज़ ठीक है ना। फिर एक बख्तियारपुर जंक्शन है, बख्तियारपुर स्टेशन है, वो देख लो, बहुत सारा चीज़ है बिहार में फैला हुआ पड़ा हुआ है सब जगह, है ना। बिहार की राजनीतिक सीमाएं देख लेते हैं, तो बिहार की राजनीतिक सीमाएं पिछले कई दशकों में कई बार बदली है, बहुत बार चेंजेस हुआ है, ठीक है ना। कुछ अलग हुआ, कुछ कट कर किससे अलग हुआ, कुछ कट कर किससे अलग हुआ, सब देखेंगे हम लोग। ओके, ये सब चीज़ें, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ बिहार, बहुत चेंजेस हुआ है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल, अब बिहार का बंगाल से अलग होना, अब बिहार जो था ना वो पहले बंगाल का पार्ट था। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रांत से के अंग थे। मतलब 20वीं शताब्दी के आरंभ तक में बिहार और उड़ीसा जो था ना वो बंगाल प्रांत का ही अंग था, एक तरीके से बोल सकते हैं। बिहार एंड उड़ीसा वे आर द पार्ट्स ऑफ बंगाल प्रोविंस। तो बंगाल से कनेक्टेड था कौन भाई, बिहार भी और उड़ीसा भी। 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो ध्यान में रखना है, 1912 में बिहार और उड़ीसा ये क्या हो गया, बंगाल से अलग हो गया और नया प्रांत बन गया। 36 आया तो 36 में उड़ीसा को बिहार से पृथक करके बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। उड़ीसा को बिहार से पृथक किया, यानी कि 1936 तक उड़ीसा से हमारा बिहार जुड़ा हुआ था, ठीक है। या तो बोल सकते हैं बिहार से उड़ीसा जुड़ा हुआ था, तो उड़ीसा को निकाला गया, साइड किया गया, बोला कि साइड भैया तुम साइड लग जाओ, तुम अपना अलग जाकर बना लो, ठीक है ना। बिहार को पृथक कर दिया गया और अलग प्रांत बना दिया गया 1936 में। फिर बिहार प्रांत का गठन का वर्ष, अब आता है बिहार प्रांत का गठन। अब कहा जाता है, मान्यता है 1936 को ही बिहार प्रांत के गठन का वर्ष माना जाता है, 1936 को ही माना जाता है। हालांकि 1912 में बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। 1912 में क्या था, बिहार और उड़ीसा, ठीक है ना, उसी में ना उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। तो बिहार और उड़ीसा जो था ना वो एक प्रांत था 1912 तक में, बट 1936 में ही पृथक बिहार का गठन संभव हुआ। तो अलग हुआ कब, वो भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो 1936 में बिहार अलग हो गया और एक नया प्रांत बन गया। 1947 और 48 आता है तो बिहार एवं उड़ीसा की सीमाओं का पुनर्निरूपण हुआ, मतलब एक तरीके से फिर से बनाया गया 1947-48 में, जब देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया था, ठीक है ना। जब ये सब सारा चीज़ हो रहा था, भारत देश आज़ाद हो चुका था, जब बाउंड्रीज रीट्रेसेस किया जा रहा था, तब ये सब सारा चीज़ बनाया जा रहा था। तो बिहार एवं उड़ीसा की सीमाओं का पुनर्निरूपण बोल सकते हुआ था। 1956 आया तो राज्यों के भाषाई आधार पर, ठीक है ना, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया और पूर्णिया जिलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिए गए। अब पुरुलिया और पूर्णिया, देखिए पुरुलिया अलग है, पूर्णिया अलग है, तो पुरुलिया और पूर्णिया का कुछ भाग जो था ना पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया। ये चीज़ है, क्यों किया गया भाई, तो भाषाई आधार पर, क्योंकि बंगाली वहाँ बोला जाता था, ज़्यादातर करके लोग बंगाली लैंग्वेजेस यूज़ करते थे। बात आता है 15 नवंबर 2000 का, तो बिहार का विभाजन हुआ और छोटा नागपुर के पठारी भूखंड, ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठारी भाग था उसमें
इससे संबंध जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्र को, मतलब जनजातीय बाहुल्य, बहुत सारा जनजाति आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा थे, तो उससे रिलेटेड जितने भी लोग थे उनको एक अलग जगह दे दिया गया जो झारखंड नाम से आया, नामक राज्य का रूप दिया गया। तो इसमें क्या आया गया भाई, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुरुलिया और पूर्णिया में लैंग्वेज के बेसिस पर उसको पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। अब यहाँ देखा गया कि कुछ जनजातीय लोग बहुत ज़्यादा है, बहुल्य आबादी है, तो उसको अलग करके 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, वो झारखंड राज्य दे दिया गया अलग से, कि जाओ भाई झारखंड राज्य में अब तुम लोग रहो। तो झारखंड का जन्म हुआ कब भाई, तो 15 नवंबर 2000 को। अब बिहार था, बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो बिहार अलग बन गया और स्टेट, और झारखंड अलग स्टेट बन गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, अगर ऐतिहासिक संपदा के बारे में बात किया जाए, मतलब हेरिटेज है ना, हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ बिहार, तो उपयुक्त राजनीतिक परिवर्तनों से परे बिहार का वर्तमान सीमाओं में घिरा क्षेत्र ऐतिहासिक संपदा का विशेष महत्व रखता है। मतलब देखो बिहार, जैसे कि पहले भी बोल चुके हैं, बिहार थोड़ा ज़्यादा ही हिस्ट्री के माध्यम से अगर देखा जाए, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है ना, ऐतिहासिक संपदा वहाँ पर है। पूर्व ऐतिहासिक काल में देखा जाए, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड अगर देखा जाए, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड काल से ही विकसित होने वाले संस्कृतियों का यह क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र बना। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही यहाँ पर कुछ नया जो कल्चर्स इवॉल्व हो रहा था, वो सब सारा चीज़ यहाँ पर है। कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा है बिहार का, है ना, विभिन्न युगों में देश के इतिहास और संस्कृति के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा। तो कंट्रीब्यूशन भी अच्छा रहा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार क्या है, तो बिहार हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज हिस्ट्री एंड कल्चर इन वेरियस एरियाज। अलग अलग हिस्ट्री, अलग अलग कल्चर को क्रिएट करने में बिहार का बहुत बड़ा योगदान भी था। आरंभ अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक काल का आरंभ, यह क्रम पूर्व ऐतिहासिक काल में ही आरंभ हो जाता है। पूर्व कहने का मतलब क्या हो गया भाई, कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही ये सब सारा चीज़ स्टार्ट हो रहा है, बहुत पुराना है। मानव सभ्यता का आरंभ अगर कहा जाता है तो 1 लाख वर्ष पहले मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। तो 1 लाख वर्ष पहले बताया जाता है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सब सारा चीज़ हो गया। अगर आपके पास बुक है तो आपको पता चल गया होगा कि बुक में एक पैराग्राफ फॉर्मेट में है, जो कि थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो हम यहाँ पर इसको पॉइंट वाइज में और थोड़ा सा स्टोरी डाल दी है, और कुछ है नहीं। अब बात करते हैं बिहार का इतिहास के बारे में। तो बिहार का इतिहास सबसे पहले देख लेते हैं प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में हो गया 1 लाख ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। मतलब सोच रहे 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख BCE टू 6 सेंचुरी BC, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। तो पहला चीज़ जो आता है वो आता है पाषाण काल, पत्थर युग जिसको बोलते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, है ना, स्टोन एज बोल लीजिए, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक बोल लीजिए, है ना। पैलियोलिथिक भी इसी को बोलते हैं, नियोलिथिक भी इसी को बोलते हैं। तो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक हो गया। तो बिहार में पत्थर के औजार मिले। पत्थर पहले पाषाण युग था, तो जाहिर सी बात है पत्थर मिलेगा, जिनसे पता चलता है कि यहाँ बहुत पहले से मानव रहते थे। और ये औजार मिला है, तो इसका मतलब जानवर तो कोई बनाया नहीं होगा औजार भाई, तो इंसान ही बनाया होगा, तो मानव पहले था। ठीक है ना। चिरान, सारण जिला जो अभी है, ठीक है ना, चिरान में नवपाषाण काल के औजार मिले। नवपाषाण करने का मतलब नियोलिथिक टूल्स मिले, जो भारत में नवपाषाण संस्कृति का उगता सूरज कहलाता है। नवपाषाण का मतलब नियोलिथिक टूल्स, है ना, जिसमें भी बहुत सारा ये चीज़ औजार मिला है। तो कहा जा सकता है और कहा भी जाता है, ये क्वेश्चंस बनता भी है ना। नवपाषाण संस्कृति का उगता सूरज किसे कहा जाता है भाई, तो चिरान में जो नवपाषाण काल के औजार मिले उसको। तो और क्या क्या मिला है चिरान में, तो चावल मिला, गेहूं मिला, जौ मिला, ये सब सारा चीज़ बहुत सारा यहाँ पर प्रूफ एविडेंस मिलता है। ताम्रपाषाण काल में आते हैं तो चैल्कोलिथिक बोलते हैं, चैल्कोलिथिक, कॉपर स्टोन एज, ठीक है ना, कॉपर और स्टोन। चिरान में तांबे के औजार भी मिले। अब चिरान में देखो क्या क्या मिला है, नवपाषाण काल के औजार मिले, मतलब पत्थर का मिला, फिर उगता सूरज आ गया एक कीवर्ड्स, और फिर चावल हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया। अब यहाँ आ रहा है तांबे के औजार, जिससे पता चलता है कि लोग पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करने लगे थे। अब इसी से पता चल रहा है ना कि उस समय लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर भी यूज़ कर रहे थे, तांबा भी यूज़ कर रहे थे, चावल भी खा रहे थे, है ना, गेहूँ भी खा रहे थे, जौ भी यूज़ कर रहे थे। ये सब सारा चीज़ हो रहा था चिरान, सारण जिला। तो एक इंपॉर्टेंट जगह बन जाता है। ठीक है, वैदिक काल में आ जाते हैं। तो वैदिक काल में प्रारंभिक वैदिक काल देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में बिहार के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है ना, ये देखो ये जो चल रहा है ना अभी, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम समझा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, ठीक है ना, वो एक होलिस्टिक फॉर्म में, ओवरऑल फॉर्म में है। डिटेल में भी है सारा कुछ, एक एक करके चैप्टर हम लोग खोलते जाएंगे डिटेल में। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर आपको ऐसा ही रहेगा,
है ना। ऋग्वेद में बिहार के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार हुआ। आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार हुआ था, मतलब क्या, पूर्व से आर्य जो लोग थे ना वो धीरे 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 एंटर किए थे। उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं तो सतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथ में आर्यों के बिहार में विस्तार का वर्णन हुआ। ठीक है ना। लैटर वैदिक पीरियड हो गया, एक हो गया वैदिक पीरियड जिसमें अर्ली हो गया और एक लैटर हो गया। तो सतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में आर्यों के बिहार में विस्तार का वर्णन है। तो सतपथ ग्रंथ में आर्य जो लोग जो आए थे ना वो बिहार में कैसे कैसे विस्तार किया उसका थोड़ा सा वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। विदेह राज्य आता है, एक राज्य है, इंपॉर्टेंट है। यह एक प्राचीन और महत्वपूर्ण राज्य था जिसकी राजधानी मिथिला थी। ठीक है ना। तो मिथिला और विदेह राज ध्यान में रखिएगा। राजा जनक यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। सीता भगवान राम की पत्नी यहीं की राजकुमारी थी। तो मिथिला की राजकुमारी कौन थी भाई? तो सीता भगवान राम की पत्नी। तो यही विदेह राज है। ठीक है ना, जिसकी राजधानी मिथिला थी। तो विदेह राज की राजधानी मिथिला थी। तो ध्यान में रखना है, ये सब सारा चीज़ देख लीजिए, बिहार से ही जुड़ा हुआ है ना। इस काल में यज्ञ और अनुष्ठान महत्वपूर्ण थे। तो यज्ञ और अनुष्ठान भी होते थे इस काल में, है ना। विदेह राज्य में चाहे और भी किसी राज्य में उस टाइप में, यानी कि उस टाइम में वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और अनुष्ठान महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट में आते हैं तो महाजनपद काल आता है और द्वितीय नगरीकरण यानी कि सेकंड अर्बनाइजेशन लगभग छठवीं यानी कि छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व का बात हो जा रहा है। महाजनपद काल और द्वितीय नगरीकरण यानी कि सेकंड अर्बनाइजेशन, यह वह समय था जब भारत में बड़े बड़े राज्य महाजनपद बनने लगे थे। ये यानी कि महाजनपद काल इसलिए कहा गया क्योंकि बड़े बड़े एक तरीके से बोल सकते हैं राज्य बन रहे थे, बड़ा बड़ा राज्य बन रहा था, बहुत सारा चीज़ को मिलाकर एक कर दिया जा रहा था। जैसे मगध बना, बिहार का मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। इसकी पहली राजधानी राजगीर थी। बाद में पाटलिपुत्र पटना बनी। ठीक है ना। मगध के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मगध में कैसे लोग, क्या कौन आया, कैसे बना, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसकी पहली राजधानी कौन थी? राजगीर। तो मगध की पहली राजधानी राजगीर। ठीक है। और बाद में फिर पाटलिपुत्र बन गया। फिर वज्जी संघ आया। ठीक है ना, वज्जी कन्फेडरेसी। वैशाली के आसपास वैशाली, ठीक है, आसपास वज्जी संघ दुनिया के शुरुआती गणराज्यों में से एक था जहां कई कुलों ने मिलकर शासन किया। तो वज्जी भी एक बोला जा सकता है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहां कई कुल ने आकर वहां पर शासन किया है। ठीक है, शुरुआती गणराज्यों में से एक था, पूरे वर्ल्ड में जो बनने वाला गणराज्य था ना उसमें से एक था। इस समय शहरों का विकास तेजी से हुआ, शहर तेजी से बना जिसे द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, मतलब शहर तेजी से बना। देखिए जैसे स्टार्टिंग में जो होता है ना, तो एक मान लेते हैं उसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे बना, लेकिन जैसे ही अब लोगों को आइडिया लग जाता है कि भाई अब ऐसे ही ये कुछ बन रहा है, ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे रोड निकाला जा सकता है, ऐसे नाला बनाया जा सकता है, तो वो हो जाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो वो एक मतलब बहुत ही फास्ट वे में आगे बढ़ता है। ठीक है, व्यापार बढ़ा, समाज अधिक व्यवस्थित हो गया। अब लोगों को आइडिया हो चुका था ना, एक बार आप जैसे मोबाइल चलाने सीख गए तो अब आपको कोई दूसरा कोई फ़ोन देता है तो आपको चलाने में टाइम नहीं लगता है, फटाक 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 यूज़ कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग याद कीजिए जब आपके हाथ में पहला बार स्मार्टफोन आया होगा तब आपके साथ क्या हुआ होगा, आपको टाइम लगा होगा सीखने में, है ना, यही चीज़ होता है। चलो ये तो हो गया हमारा महाजनपद काल, ये वो, और फिर द्वितीय नगरीकरण। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय। अब बौद्ध धर्म जैन धर्म भी आया। तो बिहार इन दिनों महान धर्मों की जन्मभूमि, बिहार इन दोनों महान धर्मों की जन्मभूमि है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिहार में पूरी तरीके से पॉपुलर है। तो एक तरीके से जन्मभूमि बोल सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ भाई? तो बोध गया में, आज भी घूमने का जगह है, बहुत ही अच्छा जगह। महावीर तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ठीक है ना, 24वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म बिहार में हुआ था, जैन धर्म के। इन धर्मों ने समाज में नए विचार और आध्यात्मिक खोज को बढ़ावा दिया, नए नए थॉट्स, नए नए आध्यात्मिक खोज, ठीक है ना, ये सब चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा दिया था। रिलीजियस प्रमोटेड न्यू आइडियाज़ एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट इन सोसाइटी। तो स्पिरिचुअल का मीनिंग यहीं से एक तरीके से धीरे धीरे जनरेट हुआ। फिर बात करते हैं मध्यकालीन बिहार का। अभी हम लोग देख रहे थे प्राचीन काल में, अब आते हैं मध्यकालीन बिहार में। तो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक।
ठीक है। पाल शासक बौद्ध धर्म, तो पाल शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो पाल शासक जो थे ना वो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक बोल सकते हैं, एक तरीके से बॉडीगार्ड बोल सकते हैं, है ना, कि बौद्ध धर्म का रक्षा कौन करेगा भाई, तो पाल शासक, पाल वंश लोग। उन्होंने कई बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया, जैसे नालंदा और विक्रमशिला। तो पाल शासक ही नालंदा और विक्रमशिला बनवाया था, ठीक है, जो कि जानते ही है नालंदा दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो नालंदा पहला यूनिवर्सिटी और सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। और विक्रमशिला हो गया, ये सब सारा पाल शासक ही बनवाए थे। तो ये ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कौन था, पाल शासक था, और यही लोग मिलकर नालंदा, विक्रमशिला, ये सब सारा चीज़ बनवाए थे। अफगान और मुगलों का संघर्ष हुआ। बिहार मुगल और अफगान के बीच शक्ति संघर्ष का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था, ठीक है ना। तो मुगलों और अफगानों के बीच, मुगलों अफगानों के बीच में अच्छा खासा युद्ध हुआ है। शेरशाह सूरी, तो बिहार के सासाराम से संबंधित एक शक्तिशाली अफगान शासक शेरशाह सूरी था, है ना, सासाराम से संबंधित था। तो ध्यान में रखना है कि शेरशाह सूरी कहाँ से रिलेटेड था भाई, सासाराम से रिलेटेड था। उन्होंने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। शेरशाह सूरी था जो हुमायूं को हराकर दिल्ली पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। प्रशासनिक सुधार हुआ। उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली, सड़कें, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी, सराया, विश्राम गृह और न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनका प्रभाव मुगलों ने भी अपनाया। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था भाई, तो शेरशाह सूरी। विश्राम गृह किसने बनवाया है भाई, तो शेरशाह सूरी, ठीक है। फिर न्याय प्रणाली कौन लेके आया भाई, तो शेरशाह सूरी। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट था जो कि शेरशाह सूरी किया था। फिर उनका मकबरा सासाराम में है, जो एक खूबसूरत इमारत है। तो बोल सकते हैं शेरशाह सूरी का जो मकबरा जो है वो सासाराम में बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। अकबर के समय में भी बिहार और बंगाल में अफगानों का मुगल के खिलाफ विद्रोह चलता रहा था। तो जब अकबर था उस समय भी बिहार और बंगाल में अफगानों का विद्रोह चालू था, जिसे मुगलों ने अंततः दबा दिया और उसमें भारी पड़ गया मुगल लोग, और जिसमें कि अफगानों को आसानी से दबा दिया गया था। अब आता है बात यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। अब थोड़ा तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना, टाइमलाइन एक तरीके से बोल सकते हैं, टाइमलाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पुर्तगाली लोग, बिहार आने वाले पहले यूरोपीय, अगर देखा जाए तो पहला यूरोपियन जो लोग जो था ना वो पुर्तगाली था, जो मुख्य रूप से मसालों और वस्त्रों का व्यापार करते थे। ये लोग किस लिए आए थे, तो मसाला यानी कि स्पाइसेस वगैरह, ठीक है ना, मटन वटन खूब चलता हुआ लोगों का पार्टी वार्टी, तो मसाला कहाँ से लाएगा, तो पता चला भाई चलो बिहार वार में मिल जाता आसानी से, लगा के रखेंगे 2-4 दिन तक खाएंगे, ठीक है। तो वो लोग आ जाता था, ले लेता था, बस अपना चल दिया, लगा के एकदम धर के टांग के खाया है। फिर अंग्रेज ब्रिटिश 1620 में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री लगाया। अब अंग्रेज लोग काहे पीछे रहता, बोलता कि भाई हम लोग काहे पीछे रहेंगे, पुर्तगाली लोग आया, मसाला वसाला लग गया, हम लोग सीधे फैक्ट्री लगा देते हैं यहीं पर, चलो सीधा फैक्ट्री लगाओ। तो यहीं पर फैक्ट्री ही लगा दिया। तब अंग्रेज को देखा देखी डच लोग आया 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। तो डच लोग आया, डच लोग भी बोला भाई तुम आगे आया है तो हम भी आगे आएंगे, हम भी लगाएंगे, हमको भी तो कमाना है, हमको भी तो बिजनेस करना है, वो भी आ गया। डेनिश लोग आया 1774 में पटना में फैक्ट्री बना लिया, डेनिश लोग भी आ गया। ये लोग भी बोला कि भैया सब लोग पहुंच रहे हैं तो फिर हम काहे पीछे रहे, हम भी आएंगे, हमको भी बना सकते हैं, हमरे में कुवत भी है, हम भी बना लेंगे, वो भी बना लिया। ये सब सारा चीज़ आ गया। तो पुर्तगाली आ गया, अंग्रेज आ गया, डच आ गया, डेनिश भी आ गया। अब बात आते हैं सिख धर्म के महत्व का। गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, उनका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ। अब अगर गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अगर देखते हैं तो सिख धर्म में जो 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। और पटना साहिब आज भी बहुत ही पॉपुलर है, जानते ही हैं। यह सिखों का एक पवित्र स्थल है। गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर भी पटना आए थे। तो गुरु नानक देव भी पटना आए हुए थे और गुरु तेग बहादुर जी भी पटना आए हुए थे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है 1666 में पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। सूफी संत के बारे में बात करते हैं तो बिहार में कई सूफी संत आए जिन्होंने धार्मिक कट्टरता से हटकर प्रेम, सहिष्णुता और मानवता की सेवा का संदेश दिया। लोग धर्म से रिलेटेड हटके ये लोग प्रेम पर, सहिष्णुता पर और मानवता पर, ठीक है, लव हो गया, टॉलरेंस हो गया, फिर सर्विसेज ऑफ ह्यूमैनिटी हो गया, ये सब सारा चीज़ पर ध्यान दी। उन्हें सभी धर्म के लोगों के बीच सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है। उन लोग सभी धर्म को मानते थे, सभी धर्म से
बनाने का कोशिश करते थे, ठीक है ना। एक तरीके से बोल सकते हैं ना, क्या लिखा हुआ है, द ट्राई टू एस्टैब्लिश हार्मनी अमंग पीपल ऑफ ऑल फेथ्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं आधुनिक काल, ठीक है। हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राचीन काल में हम लोग देख लिए थे, फिर मध्यकालीन भी हो गया, अब आधुनिक काल में देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी से स्वतंत्रता तक। सबसे पहले बक्सर युद्ध 1764 में हुआ, बक्सर का युद्ध। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। अब ये बक्सर का युद्ध जो हुआ ना, वो किसके किसके बीच में लड़ा गया वो भी देख लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना इसमें लड़ा। ब्रिटिश सेना ने यह युद्ध जीत लिया। अब ये हो गया, ब्रिटिश इसको जीत गया, ब्रिटिश जीत गया। तो परिणाम क्या हुआ, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व, दीवानी इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया। मतलब राजस्व जमा कर सकता था अब सीधा सीधा टाइप तौर पर, है ना, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन का नींव मजबूत हुआ। अब यहीं से स्टार्ट होता है ब्रिटिश लोग का कहानी, और यही धीरे 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 करके सोच लो 1764 वाला टाइम है, और वो कहाँ तक चला गया था, 1947 तक। हाँ, अगर देखा जाए इसके पहले से ही चल रहा था, है ना, तो 200 साल एक तरीके से। वहाबी आंदोलन, यह 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। मतलब इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये, ठीक है ना, वहाबी आंदोलन, जिसका उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध करना और ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। इस्लाम को शुद्ध करना था और ब्रिटिश शासन का विरोध करना था, ये इंपॉर्टेंट इसका मोटिव था, ठीक है ना। और इसका सबसे प्रमुख सेंटर कौन था भाई, तो केंद्र बना था पटना। तो लगभग हर चीज़ का केंद्र पटना ही हो जाता था। तो पटना से ये सब सारा चीज़ स्टार्ट हुआ, ये सब सारा चीज़, ठीक है, वहाबी आंदोलन, ठीक है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ये सब सारा चीज़ चल रहा है कि क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ जानना है, देखना है। 1857 का विद्रोह, अब 1857 का विद्रोह जब हुआ, उसमें बिहार कहाँ से रोल आउट हुआ, तो बाबू वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर भोजपुर जिला के बाबू वीर कुंवर सिंह इस विद्रोह के एक महान नायक थे, ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के, ध्यान में रखना है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और गुरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे। ये जो है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे। अब गुरिल्ला युद्ध क्या होता था ना, कि जैसे मान लो हमको कोई दौड़ा रहा है पीछे से मारने के लिए, और हम गए कहीं जाकर कोई मोहल्ला में छुप गए। अब उसका 10 आदमी है, हम अकेले हैं। अब एक बार कहीं से निकलते, उसका एक आदमी को मार के फिर छुप जाते, फिर निकलते, फिर मार के फिर कहीं छुप जाते, फिर निकलते, किसी एक आदमी को उठा पटक करके मार के छुप जाते। जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता, अभी मरा, धीरे धीरे 20 को था, अब धीरे धीरे एक ठो बच गया, उसको लास्ट में गुंडा अलग से अपने हिसाब से खाने पीने भर देगा। तो वही होता है गुरिल्ला युद्ध, ठीक है। दानापुर के सिपाहियों का विद्रोह आरा तक फैला, जहाँ कुंवर सिंह के उनके साथ जुड़ गए। अब ये सिपाही का जो विद्रोह जो था वो आरा तक फैला हुआ था, दानापुर के सिपाहियों का विद्रोह, जिसमें वीर कुंवर सिंह यानी कि बाबू वीर कुंवर सिंह भी उसमें रोल आउट थे, मतलब जुड़े हुए थे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन क्या था, तो चंपारण सत्याग्रह। और वो कहाँ से हुआ भाई, तो बिहार, सोच लो, बिहार के चंपारण जिले में किसानों द्वारा नील की खेती के खिलाफ किया गया था। ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था भाई, तो नील की खेती के खिलाफ। नील की खेती में क्या होता था, तो नील का जो खेती चलता था ना, नील का जो खेती होता था ये, हाँ, नील का जो खेती होता था ना, उससे क्या होता था ना, खेती तो हो जाता था, लेकिन पूरा का पूरा ज़मीन जो होता था ना, वो बंजर बन जाता था। अब इसमें कुछ उपजाने लायक नहीं बच जाता था, तो वो क्या हो गया ना, इसके लिए बहुत सारा ज़मीन खराब हो रहा था, जिसके लिए ये सारा चीज़ किया गया। तो एक आंदोलन चालू हो गया, है ना, नील की खेती के खिलाफ किया गया। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। अब गांधी जी को सपना नहीं आया था कि हाँ चलो भाई बिहार से स्टार्ट करते, चाहे चंपारण से स्टार्ट करते थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को मतलब एक तरीके से आमंत्रित किया था कि यहाँ पर भी आइए, आपका ज़रूरत है। तो पूछा जाता है कभी कौन बुलाया था गांधी जी को चंपारण, तो राजकुमार शुक्ल। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इंडिपेंडेंस वॉर में अगर देखा जाए तो, है ना, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। बात करते हैं स्रोत का, कि हम लोग को इस सब चीज़ के बारे में जानकारी, यानी कि बिहार के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसमें हो जाता है ताम्र प्रस्तन युगीन वस्तु एंड मृद भांड,
है ना। मतलब पॉटरी हो गया, ये सब सारा चीज़ मिला, जैसे मुंगेर, चिरान, सारण, ये सब चेचर, वैशाली, सोनपुर, सारण और मनेर पटना से प्राप्त, ये सब बहुत सारा चीज़ ये सब प्राप्त हुआ है। ताम्र प्रस्तर युगीन वस्तुएं और मृदुबाण यानी कि पॉटरी बोल सकते हैं, पका हुआ जो होता है मिट्टी का बर्तन वो। मौर्यकालीन अभिलेख, अब मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य पूरा का पूरा चला है, तो लौरिया नंदनगढ़ में, लौरिया अरेराज में, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए। तो मौर्यकालीन अभिलेख भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नाम याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। कोशिश करेंगे हम ये सब का निमोनिक्स बनाने का धीरे धीरे, ओके। और जो शॉर्ट्स में हम डाल दिया करेंगे। सिक्के, तो आरंभित आहत सिक्के, आहत सिक्के बोले तो पंच्ड मार्क, है ना, पंच्ड मार्क कॉइन्स, ये सिक्कों की हिस्ट्री का पहला चैप्टर एक तरीके से, लेकर गुप्तकालीन सिक्के तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्के हो जाते थे। पहले पंच्ड मार्क चलते थे। प्रमुख स्मारक देखा जाए तो राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, पटना, ये सब बराबर पहाड़ी यानी कि बराबर पहाड़ियों में स्थित है। ये सब सारा चीज़ क्या है, प्रमुख स्मारक हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहित्यिक स्रोत का बात अगर करते हैं यानी कि लिटरेरी सोर्सेज का अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा हो जाता है भाई, तो वैदिक हो जाता है, वैदिक हो गया, फिर बुद्धिस्ट हो गया, फिर जैन हो गया। तो वैदिक में देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, विभिन्न पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब चीज़ धार्मिक रचनाएं। बौद्ध में देख लेते हैं, अगर बौद्ध धर्म में देखा जाए तो अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, ठीक है ना, ये सब विनय पिटक, ये सब चीज़ मिल जाता है। जैन में देखा जाता है तो भगवती सूत्र, ये सब सारा चीज़ मिल जाता है। तो आपसे पूछा भी आ सकता है कि भगवती सूत्र किस धर्म से बिलोंग करता है, तो जैन धर्म से है, ठीक है ना। दीघ निकाय किससे है, तो बौद्ध धर्म से। विनय पिटक किससे है भाई, तो बौद्ध धर्म से, ऐसा करके पूछा जा सकता है। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, अब ऐसा नहीं था कि बिहार में विदेशी लोग नहीं आते थे, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना हुआ था तो वहाँ भी आ जाते थे, सब चाइना लोग से आ जाता था पढ़ने के लिए। तो मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग, युआन च्वांग, ये सब सारा चीज़, सारा लोग कौन थे, ये सब आए हुए थे, मतलब विदेशी लोग थे जो आए थे यहाँ पर और डायरी मेंटेन करते थे। आए हैं तो भाई आज यहाँ रुके हैं तो इसका डायरी हम लोग मेंटेन कर दिए, फिर यहाँ रुके हैं तो इसका डायरी मेंटेन कर लिए, यहाँ ये छोला कुलचा खाए हैं, यहाँ समोसा खाए हैं, ठीक है, यहाँ पर पानी पिए हैं, यहाँ पर बॉटल लिए हैं, यहाँ बिस्लेरी लिए हैं, ये सब सारा चीज़ लिखा हुआ था। धीरे धीरे पता चलता है उन्हीं से कि अरे भाई ये इतना सब काम कर चुके हैं, ओके। अन्य प्राचीन साहित्यिक रचनाएं देख लें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुप्तकालीन साहित्यिक रचनाएं, ये सब। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते कौटिल्य, वही जो हमारे चाणक्य। चलिए भाई और देख लेते हैं अब मध्यकालीन स्रोत। मध्यकालीन स्रोत में आते हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथ में फारसी में क्या क्या मिल जाता है भाई, तो फारसी में मिल जाता है मिन्हाज की तबकाते नाशरी, फिर इख्तिसान दहलवी की बसातिनुल उन्स, शेख कबीर की अफसानाए शाह, अब्बास सरवानी की तारीख़ शेरशाही, फिर रिज़्कुल्लाह की वाक़ईत मुस्ताकी, फिर गुलाम हुसैन सलीम की रियाज उस सलातीन, ये सब सारा चीज़ बहुत सारा मिल जाता है, एक तरीके से ग्रंथ बोल जाती है फारसी में, है ना। सामान्य इतिहास की रचनाएं तो ज़ियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अबुल फजल की अकबरनामा, बाबर की तज़ूक़ बाबरी, फिर मिर्ज़ा नाथन की बहरिस्तान गैबी, ये सब, ये 4 इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया और ये सामान्य इतिहास की रचनाएं हो गई, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर बात करते हैं विदेश यात्री, उसका जो फारसी में जो लिखा हुआ विदेशी यात्री जो आए थे तो मुल्ला तकियाँ, फिर अबुल लतीफ़, मोहम्मद सरदीक, फिर बहानी, ये सब हो गया। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत यूरोपियन में अगर देख लिया जाए तो फारसी था, यूरोपियन में देख लिया जाए तो बहुत सारे लोग थे, रैल्फ फिच हो गया, एडवर्ड टेरी हो गया, मैनरिक हो गया, फिर जॉन मार्शल हो गया, पीटर मुंडी हो गया, फिर मानुकी टैवर्नियर हो गया, बॉरी हो गया, बिशप हेवर हो गया, है ना, ये सब, जैसे पीटर मुंडी, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ ले जाता है क्वेश्चंस में। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो फैक्ट्री रिकॉर्ड से मिल जाता है, क्योंकि फैक्ट्रीज में बहुत सारा चीज़ मेंशंस होता था। सूफी संत से संबंधित साहित्य कहाँ से मिलता है भाई, तो तज़किरा से, मलफूज से, मकदूब से, ये चीज़। मिथिला क्षेत्र के स्रोत संस्कृत और मैथिली में मिल जाते हैं, जैसे विद्यापति की रचनाएं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ज्योतिरीश्वर की वर्ण रत्नाकर, फिर चंद्रेश्वर की रज निरत्नाकर, फिर पंजी और प्रशस्ति साहित्य, ये सब सारा चीज़ मिल जाता है।
अन्य पुरातात्विक स्रोत में देखा जाए तो अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्र, शवानुपेक्षी वस्तुएं, ये सब सारा चीज़ म्यूजियम में ये सब चीज़ रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। आधुनिक काल में स्रोत में अगर देखा जाए, यानी कि मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में अगर देखा जाए एक तरीके से मॉडर्न सोर्सेज, तो सरकारी अभिलेख मिल जाता है ना, ये रिपोर्ट जर्नल वगैरह जिसको बोलते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट गैजेटर मिल गया, लैंड सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट्स मिल गया, है ना। फिर फोर्ट विलियम्स इंडिया हाउसेस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, मतलब प्रशासनिक महत्व के पत्रों का संकलन मिल गया, जर्नल। फिर फ्रैंकिस बुकनन द्वारा संकलित बृहत रिपोर्ट्स मिल गया, राष्ट्रीय और राजकीय अभिलेखागार से सुरक्षित हो गया। फिर सरकारी संचिकाएँ, अन्य कागजात, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी जर्नल था, पेपर्स था, न्यूज़ था, ये सब सारा चीज़, डायरी था, ये सब सारा चीज़ मिलता है। तो मॉडर्न टाइम में तो यही सब चीज़ मिलेगा। समाचार पत्र और पत्रिकाएं अगर देखते हैं तो प्रकाशित होने वाले विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्र और पत्रिकाएं मिल जाते हैं, मैगजीन्स वगैरह। अगर देखा जाए लिटरेरी वर्क्स के बारे में तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाता है। फिर संस्थागत कागजात, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर देखा जाए तो स्वयंसेवी संस्थाएं, शैक्षिक केंद्र यानी कि इंस्टीट्यूशंस हो गया, अन्य संस्थाओं का कागजात मिल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं क्लास, आज मेरा डाटा यहाँ पर है, 100 साल के बाद यही डाटा रहेगा, दिखेगा, तो बोलेगा ना भाई कि हाँ कोई बंदा था कि ऐसे ऐसे पढ़ा रहा था। वही चीज़ है। व्यक्तिगत दास्तेवाज देखा जाए तो अगर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स देखा जाए तो निजी पत्र हो गया, डायरी हो गया, संस्मरण हो गया। मौखिक इतिहास में देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानने के लिए साक्षात्कार बहुत सारा, अब जो 1947 है, 48 है, ये सब टाइम में जो था आदमी, आज तो जिंदा ही होगा, आज तो जिंदा होगा ही, तो उस समय वाला लोग से क्या ले लिया गया भाई, तो इंटरव्यू ले लिया गया, है ना, ताकि वो लोग कुछ बता पाए। तो ये सब सारा चीज़ मिल जाता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कितना, ये सोर्सेस हम लोग देख लिए, सोर्सेस से पहले कैसे कैसे हम लोग चल रहे थे, ये इतना सारा चीज़ हम लोग अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है, छोटा छोटा वीडियोस बनाएंगे ना, ताकि आपको देखने में भी आसान हो और जल्दी जल्दी आप कवर भी कर पाओ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे स्रोत के बाद, उसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बीपीएससी का पहला क्लास कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई एडवाइस है तो ज़रूर बताइए। ठीक है, हम उस एडवाइस को फॉलो करने का और उसको अमल में लाने का कोशिश भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इस वीडियो मतलब क्लास के कंटिन्यूएशन पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।